हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यस सर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी जस्ट प्रीवियस वीडियो थी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। बट सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो सारी वीडियोस को देख लें, क्योंकि उसका यूज इसमें भी, स्पेशली SN2 की वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शब्द एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब रिमूव करना। तो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन में किसी एक को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो चलिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन, ओके, इसमें ये कार्बन है, इसकी ये 3 वैलेंसीज है। यहाँ पे ये ऐसे 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 देख रहे हैं ना कार्बन। हम सब जानते हैं कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया ये H और यहाँ पे है हेलोजन। ठीक है, और ये रिएक्शन को मैं करा रहा हूँ अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। किसमें? अल्कोहलिक KOH। ओके, अल्कोहलिक KOH, और ये हीटिंग भी हो रही है। अब जरा देखिए, ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल और KOH रिएक्ट करके मुझे क्या दे देते हैं, एक बेस। तो यहाँ पे मैं बेस को भी लिख लेता हूँ। तो बेस ऐसे नेगेटिव चार्ज के साथ दिखाया मैंने। हालांकि बेस न्यूट्रल भी हो सकता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, सबस्ट्रेट। ओके, जो कि क्या है, अल्काइल, अल्काइल हलाइड। तो ये हो गया अल्काइल हलाइड हमारा सबस्ट्रेट, और ये हो गया हमारा रिएजेंट। ओके, और फिर मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड CH। हाँ समझ में? तो बेसिकली ये क्या बन गया, अल्कीन। अब क्वेश्चन आता है कि बाय प्रोडक्ट क्या हो। तो बाय प्रोडक्ट जानने के लिए मैं इस रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आप सबको पता होगा मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, कि ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें बेस है, ये सबस्ट्रेट है, और ये प्रोडक्ट है, इसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म। ओके, और वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेस। ओके, ये बेस कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्कोहलिक KOH है, मतलब अल्कोहल है और KOH है। तो अल्कोहल लिया मैंने कौन सा, C2H5OH प्लस KOH। और आप सब जानते हैं KOH जो है वो K प्लस और OH माइनस आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये OH माइनस आयन क्या है, बेसिक है, और ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। तो ये OH माइनस क्या ले लेता है, H प्लस, और क्या बना देता है, C2H5O माइनस K प्लस और प्लस H2O। अब ये जो पार्ट है, ये आप देख रहे हो C2H5O माइनस K प्लस, जो ये आप देख रहे हो सॉल्ट फॉर्म में है, इसका जो अनायन, अनायन यही काम करता है किसकी तरह, बेस की तरह। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मिथाइल अल्कोहल लेते, क्या लेते, मिथाइल अल्कोहल, और वो KOH से रिएक्ट करता, तो यहाँ पे पोटेशियम मिथॉक्साइड बनता। आप NaOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता, पोटेशियम मिथॉक्साइड और वाटर। लेकिन हम सब जानते हैं कि वाटर जो है, वाटर जो है वो मिथेनॉल के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वाटर जो है वो मिथेनॉल के कंपेयर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाती। तो ऐसे केस में जब आपने क्या यूज किया है, मिथेनॉल, तो जो मिथॉक्साइड बनता है उसका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपको एक स्लरी मिल जाती है। स्लरी मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें C2H5O माइनस यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके बदले क्या होगा, CH3O माइनस। CH3O माइनस कब, जब आप मिथेनॉल का अल्कोहल लोगे। किसका अल्कोहल लोगे, मिथेनॉल का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिथॉक्साइड मिलेगा। और याद रखना, मिथेनॉल के केस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है,
एकदम सिंपल सा रीजन क्या है कि वाटर जो है वो मिथेनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट इतना तो आपको यील्ड मिल जाएगा कि आपको मिथॉक्साइड आयन मिलेगा जो बेस की तरह काम कर सकता है। तो एक्चुअल बेस क्या है इसमें, ये इथॉक्साइड, और अगर मिथेनॉल लोगे तो मिथॉक्साइड। ठीक है, अब मैंने मिथेनॉल क्यों बताया, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है। ये पहला स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ बेस। हालांकि ये रिएक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो यहाँ से ऑलरेडी बन के इसमें होगा। ठीक है, अब ये बेस करता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए यहाँ ये सी, यहाँ पे एच, ये ऐसे, ये सी, यहाँ पे एक्स और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेस, ये बेस क्या होगा, जी हाँ C2H5O-, राइट। अब ये हाइड्रोजन को यहां से ग्रैब कर लेता है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ग्रैब करेगा। ठीक उसी समय ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। ओके, तो देखिए इस स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। C2H5O- क्या है, एक बेस है। तो बेस का क्या होता है काम, एसिड को निकालना, एसिड से रिएक्ट करना। ये हाइड्रोजन के इस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, तो माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन पे क्या आएगा, जी हाँ डेल्टा पॉजिटिव, और जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव की वजह से हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ओके, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक। अब कुछ लोगों का ऐसा भी डाउट आएगा सर कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होंगे तब तो वो ज्यादा एसिडिक होंगे, लेकिन हाँ जी वो अलग केस आता है जो हम अलग एलिमिनेशन में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए तो आपको यही देखना है कि जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये देखिए बेस यहाँ से H निकाल रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और हेलोजन यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ओके, और साइमल्टेनियसली आप क्या देखोगे, आपको क्या मिल जाएगा, जी हाँ आपको मिल जाएगा C2H5OH प्लस C, यहाँ पे ये बॉन्ड तो गया और यहाँ पे ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड C ऐसे। आई होप आपको समझ में आया। तो ये क्या है, अल्कीन, ये क्या है अल्कीन। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना तो यहाँ पे एक टीएस बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, एक टीएस। जब बेस आता है और एच को एक्सट्रैक्ट करता है तो वहां पे एक टीएस बनती है। कैसे, देखिए ये सी, ये ऐसे, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, एच का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से वापस हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बीबी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और यहाँ पे C2H5O-, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे भी बॉन्ड बन, तो ये भी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग, ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन और ये भी हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप देख रहे हो एक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, एक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन दो बॉन्ड बन रहे हैं। और यही एक स्टेज है जिसको टीएस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टीएस, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। और आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड जो ब्रेकिंग है और बॉन्ड फॉर्मेशन ये टीएस में साइमल्टेनियसली होता है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक इमेजिनरी स्टेट होती है। क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, एक इमेजिनरी स्टेट। ओके, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश किए। एच निकल रहा है, ये बॉन्ड वीक हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने का माहौल बन रहा है और ये बॉन्ड भी टूट रहा है। तो देख रहे हो इस ट्रांजिशन स्टेट में ही पाई बॉन्ड बनने का माहौल बन चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑलमोस्ट बन चुका है। अब जरा ध्यान से आप सोचो, तो इसी स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है इसी स्टेप में। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर टेकिंग साइमल्टेनियसली। और देखिए कितना बॉन्ड बना, तो दो बॉन्ड बना, ओके, और दो बॉन्ड, सॉरी तीन यहाँ पे गलती से लिख दिया, और दो बॉन्ड क्या हो गया, जी हाँ टूटा। तो दो बॉन्ड बना और दो बॉन्ड टूटा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बना, C2H5O- और H के बीच में, और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड टूटा। तो मैं जो बॉन्ड टूटा है उसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा, उसके बदले ये बना एक बॉन्ड और ये एक वीक आयनिक बॉन्ड बना। कौन सा, वीक
आयनिक बॉन्ड, तो मतलब एक आयनिक बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड, लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड टूटे। तो याद रखिए, दो सिग्मा बॉन्ड टूटा और दो वीक बॉन्ड बना। मतलब क्या, मतलब क्या, जो बॉन्ड टूटा वो स्ट्रांग था। ध्यान से सुनिएगा, जो बॉन्ड टूटा वो क्या था, स्ट्रांग, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म इज वीक। तो जो टूटा वो बॉन्ड स्ट्रांग था, बॉन्ड जो बना वो वीक था। मतलब ओवरऑल ओवरऑल टूटने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है आपको तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अब आप बताइए, ये पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई, बताइए, ध्यान से बताइए। जी हाँ, तो आप देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा टूटे और उसके कंपेयर में वीक बॉन्ड बना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और जब वीक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज कम होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए इस रिएक्शन में हम हीटिंग का सिंबल दिखाते हैं, इसीलिए रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हीटिंग का सिंबल दिखाते हैं। आया आपको समझ में? क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन में दो बॉन्ड बनते हैं और दो बॉन्ड टूटते हैं। जो बॉन्ड टूटते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो बॉन्ड बनते हैं वो वीक होते हैं मेरे भाई। और हम जानते हैं कि बॉन्ड को तोड़ना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड को बनाना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, लेकिन जो बॉन्ड टूटता है उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ओवरऑल प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में होता क्या है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। इसीलिए डेल्टा एच यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने हीटिंग किया, ऑब्वियसली इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो कि कुछ इस तरह से है। देखिए क्या, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और जिसको जिसको जिससे हाइड्रोजन निकलता है या फिर जिसको हेलोजन अटैच है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। मतलब जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो आप देख रहे हैं, अल्फा से हेलोजन निकला और बीटा से हाइड्रोजन निकला। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। आया आपको समझ में, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्यों अल्फा बीटा, अल्फा से हाइड्रोजन गया और बीटा से हाइड्रोजन गया और ये दोनों निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड, इसीलिए इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये था पूरा मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो क्या यूज था अल्कोहलिक क्यूएच का, मैंने आपको बता दिया, और हीटिंग क्यों लगाया इसका भी रीजनिंग आपको दे दिया। तो कभी भी अगर आप रिएक्शन में ओके C2H5OH प्लस KOH या फिर CH3OH प्लस KOH या NaOH देख लो, और एक आता है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया इन NH3, ये सारे केस में ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, बट पहले आप इसे नोट कर लीजिए तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, चलिए इसे मिटा देते हैं। सॉरी। अब मैंने इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा, अब मैं इस रिएक्शन के रेट में इंटरेस्टेड था। रेट में मतलब क्या, कि ये रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ती है। जी हाँ, इसका रेट लॉ अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा हो तो ये देखिए, यहाँ पे क्या था हमारा, सबस्ट्रेट प्लस क्या था, बेस, और साथ में आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट। आई होप आपको बाय प्रोडक्ट पता चल गया होगा। बाय प्रोडक्ट क्या था इसका, C2H5OH, C2H5OH प्लस KX। X जो निकला था वो कटायन के साथ ऐसे ही सोल्यूशन में घूमते रहेगा, ठीक है। अब देखिए काम की बात, सबस्ट्रेट प्लस बेस
और ये क्या दे दिया, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट यूज किया, बेस यूज किया और प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें मैंने इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ाई किया, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेट। मैंने एक कॉलम बनाया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक कॉलम बना लिया। तो इसमें जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर रखा और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो मैंने रेट देखा R1, रेट क्या है R1। अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को 2 मोलर किया और ये अभी भी 1 मोलर है, तो ये क्या हो गया 2R1। सर ऐसा क्या हुआ, तो जब मैंने सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल। जी हाँ, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पे इसका रेट भी बढ़ जाता है। अब आप मुझसे कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इसको क्यों कांस्टेंट रखा, तो देखिए मुझे ये चेक करना है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या रेट सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर बेस पे, जो कि हमारा रिएजेंट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक साथ चेंज करूंगा तो रेट में एक्चुअल चेंज किसके वजह से हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को चेंज करके उसका इम्पैक्ट रेट पे चेक करते हैं। तो अगर उसको चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है तो देखते हैं वो कौन सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज मतलब इसको बढ़ाने से ये बढ़ रहा है या फिर इसको बढ़ाने से ये कम हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैंने इसको 1 मोलर कर दिया और इसको 2 मोलर कर दिया, अभी भी रेट 2R1 है। इसका मतलब क्या, रेट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रेट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो देखिए इसको जब डबल किया तो ये भी डबल हो गया, मतलब ये साइड कॉन्सेंट्रेशन है, ये साइड रेट है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट भी डबल आया, तो इसका पावर क्या है 1। अब रिएजेंट का ले लेते हैं, इसको 2 मोलर किया तो ये भी 2 मोलर हो गया, मतलब इसके पावर को 2 किया तो ये भी 2 हो गया, मतलब इसका भी पावर 1 आ गया। मतलब मैंने जब बेस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल। ओके, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल, मतलब इधर इसका पावर क्या आया 1। तो बेसिकली ये पावर लाने का पर्पस क्या है, पावर मतलब कुछ और नहीं, ये पावर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर। और अगर आपको ऑर्डर के बारे में नहीं पता तो हमारी केमिकल काइनेटिक्स की पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब सर्च बार में टाइप कर दिए केमिकल काइनेटिक्स #yes sir, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से मेरे को इसका रेट लॉ पता चल गया। और क्या था इसका रेट लॉ, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर आप कह सकते हैं रिएजेंट। ओके, तो ये ओवरऑल मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो रिएक्शन का जो रेट है वो पहले वाले स्टेप पे डिपेंड करता है, मतलब ये बेस था और ये सबस्ट्रेट था, और इसके बाद क्या बनी थी टीएस, और टीएस के बाद डायरेक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट। ओके, क्या मिल गया, प्रोडक्ट। मतलब सिंपली आप क्या कह सकते हैं, इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। आप ऐसे मत सोचना कि सर पहले ये दोनों कंबाइन हुए फिर टीएस बने तो ये एक स्टेप, फिर उसके बाद टीएस ने टूटा तो ये। टीएस एक इमेजिनरी स्टेप है, उसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैकेनिज्म में हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिल गया, तो वन स्टेप प्रोसेस है और यही रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, मतलब ये क्या है, बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब एक सिंगल स्टेप मतलब एलिमेंटरी स्टेप। तो एलिमेंटरी स्टेप को सीधा उठा के हम रेट लॉ में रख सकते हैं। ये हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप उसके ऊपर ही उसका रेट डिटरमाइन होता है, और वो जो स्टेप है वही एलिमेंटरी भी होता है, लेकिन ये तो सिंगल स्टेप है, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है और यही इसका एलिमेंटरी स्टेप भी है। तो इसी से मेरे को पता चल गया कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 और 1 2। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, एक स्टेप में हो जाती है। ठीक है, तो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम E2 रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन। इज दैट क्लियर? जी हाँ, इसमें ये जो 2 रिप्रेजेंट करता है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो आपने बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन दिखाया है, इसमें E2 में ये 2 कहां से आया,
तो ये इसके एडिशन से आया, ये 1+1, ये 2, इसी को ऐड कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। ये मैंने काइनेटिक्स में पढ़ाया था कि इट इज द ऑर्डर इज द सम ऑफ, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंशन इन दी रेट लॉ, उसका ये सम है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक्स के बारे में। अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, उसका प्रोडक्ट आप खुद से लिखना। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए CH3 CH CH2X और यहाँ पे ये CH3 और ये क्या हो गया, मान लीजिए ये Br और इसका रिएक्शन मैंने आपको KOH दे दिया, KOH है और इसके साथ क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब आप ले लीजिए C2H5OH को ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जिस कार्बन को ये अटैच हेलोजन, इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ये हो गया बीटा कार्बन, ये भी हो गया बीटा कार्बन। तो आपने देखा था कि अल्फा से हेलोजन निकलता है और बीटा से क्या निकलता है, जी हाँ, हाइड्रोजन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए इसका प्रोडक्ट, जल्दी 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 जल्दी। आई होप आपने प्रोडक्ट लिख लिया होगा। तो इसके एक्चुअल में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट। कैसे, देखिए, एक तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक बनेगा कुछ इस तरह से। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया और ये एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को जनरली हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं माइनर। अब क्वेश्चन आता है, ये कैसे पता चला कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? सर हमको कैसे पता चलेगा? आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको तो पता है। तो याद रखिए बेटा, आपने देखा था टीएस में अल्कीन बन रहा था, टीएस में ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन बनने का माहौल बन रहा था। तो जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा और जो कम स्टेबल वो कम स्टेबल बनेगा। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है वो पहला वाला है। अब ये किसने बताया? ये बताया एक रशियन केमिस्ट ने, रशियन केमिस्ट। ओके, उनका नाम था जेटसेफ, जिसे हमारी टेक्स्ट बुक में सेटजेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटजेफ, जेटसेफ या फिर सेटजेफ। रशियन है ना, तो आप जेटसेफ बोलिए, सेटजेफ बोलिए, जो टंग का मूवमेंट है वो सेम होगा। तो माउथ के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि दोनों नाम एक ही है। तो ये मेजर वाले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? सेटजेफ प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? हॉफमैन। हालांकि हॉफमैन वाला नाम आपके सिलेबस में, मतलब अपने स्टेट बोर्ड में तो अभी तक मेंशन नहीं है ये चैप्टर में, बट जो माइनर अल्कीन होता है इसे हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट और जो मेजर होता है वो सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये मेजर कैसे बना और ये अल्कीन कैसे ज्यादा स्टेबल है और ये अल्कीन क्यों कम स्टेबल है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। जी हाँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मतलब जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल वही बनेगा। ओके, तो देखिए पहले यही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन दोनों अल्कीन में जरा देखिए, ध्यान से देखिए पहले वाले अल्कीन को। तो ये है H3C CH डबल बॉन्ड CH CH3 और जो दूसरा अल्कीन है वो कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा कार्बन है, मतलब ये डबल बॉन्ड को, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है। तो ये देखिए, ये एक sp3 है, ये एक sp3 है। कैसे पता चला? ये कार्बन कैसे है, हाइड्रोजन 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 और एक इधर बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके? 4 मतलब sp3, ठीक है। अब जरा देखिए, तो अल्कीन को जितने भी अल्फा कार्बन अटैच है वो करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो अल्फा है, ये जो कार्बन है ये करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब इसका जो हाइड्रोजन है, जो sp3 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और जिस अल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है।
उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और आपको याद होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रिंग्स अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके जी हाँ, sp3 पाई ऑर्बिटल का sp3 ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये कार्बन का क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 होगा। तो इसमें ये पाई बॉन्ड है, इसका ये पाई बॉन्ड है जिसके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, और इधर ये sp3 है, ये H और ये H प्लस जैसा हो जाएगा, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये हो गया sp3 और ये हो गया sp2। मतलब बेसिकली ये पाई ऑर्बिटल, sp2 से तो अपने को कुछ लेना देना नहीं, अपने को तो ये पाई ऑर्बिटल से लेना देना है। तो ये क्या हो गया, sp3 पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ से यहाँ तक। और आपने पढ़ा ही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 2 3 3 न्यूक्लियस तक ऐसे ट्रांसफर आ रहा समझ में। मी कार्बन को ही गिन रहा हूँ, ऐसे तो हाइड्रोजन भी आते हैं, लेकिन आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब इतना सब महाभारत आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल एक चीज याद रखिए कि अल्कीन के जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या फिर उसका जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बाय अल्फा एच उतना ज्यादा वो स्टेबल। तो इसमें देखिए कितने अल्फा एच है, तो ये 3 और यहाँ पे भी 3, तो टोटल 3 3 कितना 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसका चेक कीजिए, इधर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यही अब इस sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में यही अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 6, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 2, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ये। ठीक है, तो याद रखना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेट्स ऑफ अल्कीन। मैं आपको हॉफमैन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। हॉफमैन अल्कीन तब बनता है जब बेस बहुत ज्यादा बल्की होता है। मतलब अभी आपने जो बेस यूज किया था वो क्या था, C2H5O माइनस ना, इसी की जगह पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वाला बेस यूज कर दीजिए, ये CH3 और ये O माइनस। तो ये क्या होगा, ये O माइनस जो है ये बल्की है, बड़ा है, ये क्या है, बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है तो ज्यादा अंदर नहीं जाएगा और बाहर वाले से ही हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि अंदर जाने पे उसको क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो मान लीजिए अगर इसको हेलोजन अटैच है, मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन अटैच होता तो यहीं से हाइड्रोजन निकालेगा, वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर उसको इस मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन होगा। इन शॉर्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा जब ये बल्की बेस होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा जब बल्की बेस होगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड ये है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये है। सर सब्स्टिट्यूटेड किसके टर्म में, उस कार्बन को देखना है जिसके पास डबल बॉन्ड है। तो देखिए इसके पास डबल बॉन्ड है, ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है, एक मिथाइल, इधर कितना, एक मिथाइल। अब जरा देखिए ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड सिर्फ इथाइल है, दूसरे साइड कुछ भी नहीं। समझ में आया सर, लेकिन दोनों में तो दो दो ही कार्बन है सर, इधर एक कार्बन इधर कार्बन, 2 कार्बन, इसमें एक में ही 2 कार्बन नहीं। चेक करना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन के टर्म में हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कितना सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्कीन के बारे में। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको जिससे आप जज कर पाओगे कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल और कौन सा अल्कीन कम स्टेबल। तो चलिए मिटाते हैं इसे। तो मैं कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो अल्कीन है ये देखिए ध्यान से, CH3 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 CH3। जरा चेक कीजिए डबल बॉन्डेड कार्बन को कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, ये एक, ये डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इसको चेक कीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 3, ये 3 6, ये 3 9 और ये 3 12। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने का हो गया, 12। अब दूसरा देखिए, C डबल बॉन्ड C CH3 H H3C और ये H3C। अब ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड को जो कार्बन अटैच होगा उसे अल्फा कहेंगे, और जब आप एलिमिनेशन की बात करते हैं तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होगा उसे अल्फा कहते हैं। तो इसमें ये 3 3 6 और ये 3 9, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब एक दूसरा देखते हैं, H3C
H3C डबल बॉन्ड CH2। इसमें चेक कीजिए कितने हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो ये कौन सा, H3C डबल बॉन्ड CH3H। इसमें भी अगर आप देखें तो 6 ही हाइपर कॉन्जुगेशन है। कैसे, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है और ये कम स्टेबल क्यों, ये ज्यादा स्टेबल क्यों, ये कम स्टेबल क्यों। तो याद रखना, हम जब इसका हीट ऑफ कंबर्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन, तो इसका ज्यादा आता है और हीट ऑफ कंबर्शन जिसका ज्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे निकाला गया है, हीट ऑफ कंबर्शन। जी हाँ, इसको पूरा जलाने के बाद। ओके, और एक आता है ये वाला जो मैं आपको बता दूं, H3C डबल बॉन्ड CH3H और ये H। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रांस अल्कीन, ये क्या है, ट्रांस अल्कीन। ट्रांस किसे कहते हैं, जिसमें दो ग्रुप, दो सिमिलर ग्रुप या फिर दो ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा, अगर दोनों साइड हाइड्रोजन है और जो दो ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड है, तो ये आइडेंटिकल ग्रुप कौन से साइड है, ऑपोजिट। ये सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड, ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड, ये डबल बॉन्ड के ऊपर, ये डबल बॉन्ड के नीचे, ये डबल बॉन्ड के दोनों ऊपर। याद रखना, एक ही कार्बन को नहीं, एक ही कार्बन को अटैच नहीं, इस वाले कार्बन को उस वाले कार्बन पे चेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो इनके बीच में होता है रिपल्शन, या फिर ऐसे बोलूं तो हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा आता है और इसका कम आता है। मतलब यहाँ पे होता है स्टेरिक रिपल्शन। ओके, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो E2 रिएक्शन है, ओके, इसके साथ साइमल्टेनियसली SN2 रिएक्शन भी होता है, SN2 रिएक्शन भी होता है। अब ये SN2 रिएक्शन क्यों साइमल्टेनियसली होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो सारी कंडीशन ही तो वही है जो SN2 में हो रहा था, सिर्फ फर्क किस चीज का आ गया, जी हाँ, हाई टेम्परेचर का। किसका, हाई टेम्परेचर। चलिए रिएक्शन को मैं एक बार फिर लिख देता हूं जिससे हमने एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे बेस था C2H5O माइनस, और यहाँ पे हमारा C ये, और यहाँ पे Br मान लीजिए, और ये H को रहने दीजिए, यहाँ पे H। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये C2H5O माइनस डायरेक्टली जाके यहाँ पे अटैक करे। क्यों, क्योंकि ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन खींच रहा है और कार्बन के ऊपर आ रहा है स्लाइड पॉजिटिव। ओके, तो ये डायरेक्ट बेस जाके इधर अटैक करे और इसको बाहर निकाल दे। क्योंकि अब ये किसके ऐसा काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। आई होप आपको पता होगा जब लुईस एसिड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, सॉरी, जब लुईस बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H प्लस को देते हैं, ओके, H प्लस को देते हैं तो उसे बेस कहते हैं। लुईस बेस विल बी अ बेस, और जब वो कार्बन को देता है तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे C2H5O माइनस जो है वो किसकी तरह काम करेगा, जी हाँ, वो काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, कौन सा, C यहाँ पे ये, और ये O C2H5 बेसिकली एन ईथर, और सारे SN2 वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अब आपको मुझे एक चीज बताना है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सा मेजर होगा, क्या SN2 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा या फिर E2 वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि E2 एलिमिनेशन या फिर जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लिखते हैं, बट पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम वन बाय वन मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो जो हमने रिएक्शन पढ़ी, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहला क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है ये, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका रेट लॉ क्या आता है, R इज इक्वल टू K इंटू
सबस्ट्रेट और प्लस नहीं कह सकते, और बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसे हम E2 भी कहते हैं। E2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ लोग ये 2 को नीचे भी रखते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे भी लिख सकते हैं 2। ओके, और इसमें ये बाय क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी, और ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ऑर्डर। इस रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम है। और ये रिएक्शन होती किसके थ्रू है, वाया टीएस। रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, और ये कब काम करती है, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल हैलाइड। ऐसा क्यों बताइए। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो जो बेस है, बेस उस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके पास क्या है, जिसके पास हेलोजन है, क्योंकि क्या होगा, रिपल्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कार्बन CH3 CH3 CH2X, ओके, और यहाँ पे H। तो अब होगा क्या, अब जरा देखिए, आपने C2H5O- ले लिया, तो ये चाहता है कि यहाँ पे अटैक करे और ये बाहर निकले, SN2 का माहौल बन रहा है, बट ये स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, ये बल्कि ग्रुप जो है, ये इस कार्बन तक इसे पहुंचने नहीं दे, इस कार्बन तक, ओके। या फिर आप ऐसे ही ले लो, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ मैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये H, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे इतने बल्कि ग्रुप, और फिर ये पूरा एक बल्कि ग्रुप, तो ये जो C2H5O- है, ओके, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ तक इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाता, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इट डज, इट एक्ट्स लाइक अ बेस, ठीक है। और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आप डालेंगे, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इस कार्बन का, उतना, जी हाँ, इस कार्बन उतना ज्यादा किसका रेट फास्ट होगा, एलिमिनेशन का, E2 का। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, SN2, ओके। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब 6 पॉइंट, ओके। न्यूक्लियोफाइल इसमें कैसे यूज होंगे, न्यूक्लियोफाइल, जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहना थोड़ा गलत होगा, यहाँ पे कहना होगा कि स्ट्रॉन्गर बेस विल बी यूज्ड, न्यूक्लियोफाइल, ओके, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर न्यूक्लियोफिल जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा ओके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल का आप जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये CH3O-, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिया CH3CH2O-, अब ये देखिए CH3CH3HO-, तो इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, जी हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, उतना ज्यादा अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब वो इतने इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। मतलब ये ऑक्सीजन, ये सब में डोनर एटम सेम है, तो कौन सा ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, वो कौन दे देगा, ये वाला दे देगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑपोजिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन है, कार्बन तक पहुंचने के लिए क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा क्योंकि इसके पास बल्कि ग्रुप है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, लेकिन बेसिसिटी काफी ज्यादा होगी। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो आपको ऐसे न्यूक्लियोफाइल लेना होगा जिनका बेसिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि लुईस बेस ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और बेस की तरह काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, दैट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आप क्या लोगे, पोलर अप्रोटिक, मतलब ऑलमोस्ट SN2 जैसा ही सब कुछ माहौल, ओके। और जो 8वां है वो होगा हाई टेम्परेचर, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई E2 से रिलेटेड। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ओके। इसे आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सकता है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी हम हेलोजन डेरिवेटिव को खत्म करेंगे और एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, ओके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।